हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू। तो आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो आज हम देखते हैं कि हमने ITR 4 में किस कॉलम में क्या क्या भरना है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी कंडीशन टू फाइल ITR 4 ऑफ असेसमेंट ईयर 2021-22 क्या है। तो ITR 4 सबसे पहले कौन भर सकता है? फॉर इंडिविजुअल्स, HUFs एंड फर्म्स अदर देन LLP। इसका मतलब ये हुआ कि LLP नहीं भर सकते, फर्म जो पार्टनरशिप फर्म है वही रिटर्न फाइल कर सकती है। बीइंग ए रेजिडेंट ओनली, ये रेजिडेंट के लिए अवेलेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं अवेलेबल है। हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, और जिनकी इनकम जो है 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज़ कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE। अगर पर्सन बिजनेस करता है तो उसकी जो कंडीशन 44AD में दी गई हैं, कौन कौन से पर्सन हैं जो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और साथ में उस 44 की AD की कंडीशन काफ़ी डिटेल में दी गई हैं। 44ADA जो है वो प्रोफेशनल के लिए है, तो उसकी कंडीशन भी फुलफ़िल होनी चाहिए। और 44AE जो है वो उसकी भी कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए कि कौन से ऐसे एसएससी हैं जो टैक्स पेयर हैं एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, लीजिंग और हायरिंग ट्रक्स। इनकी जो कंडीशंस हैं वो एक्ट में दी गई हैं। हम वो सारी कंडीशन अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो उससे आगे चलते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज़ आइदर डायरेक्टर इन ए कंपनी और हैज़ इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इफ इनकम टैक्स इज़ डेफर्ड ऑन ESOP। और तो नेक्स्ट चलते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन से पर्सन है हु आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 4 ऑफ असेसमेंट ईयर 2021-22। इसमें हम देखते हैं कि पर्सनस अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। जिन पर्सन की इनकम कमीशन और ब्रोकरेज से है वो ये रिटर्न ITR 4 नहीं फाइल कर सकते हैं, उनको ITR 3 ही फाइल करनी होगी अगर वो इंडिविजुअल है, और अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, फर्म है, तो ITR 5। तो नेक्स्ट है कि पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस। अगर पर्सन का जो बिजनेस है वो एजेंसी बिजनेस है तब भी वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता। और तो नेक्स्ट चलते हैं हम, इसकी जो टर्नओवर लिमिट टू फाइल ITR 4 और असेसमेंट ईयर 2021-22 की कौन सी है। इसमें ये बताया गया कि ITR 4 वही फाइल कर सकता है अगर असेसी की टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर ऑफ बिजनेस शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़ इन द केस ऑफ सेक्शन 44AD। 44AD में उसकी जो टर्नओवर है जो ग्रॉस रिसीव्ड है वो 2 करोड़ से अबव नहीं होनी चाहिए। तो अगर असेसी ने ये ITR 4 44ADA सेक्शन में भरी है तब जो लिमिट है वो ग्रॉस रिसीव्ड ऑफ द असेसी फ्रॉम द प्रोफेशन डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख इन द केस ऑफ सेक्शन 44ADA। 44ADA में जो लिमिट दी गई है वो 50 लाख की है, ये सिर्फ प्रोफेशनल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। असेसी शुड नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स कैरीज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ सेक्शन 44AE। अगर असेसी ITR 4 44AE सेक्शन के कारण भर रहा है तब असेसी जो है वो 10 से ज़्यादा गुड्स कैरीज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नहीं ओन की होनी चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं कि ITR 4 के जो असेसमेंट ईयर 2021-22 का जो फॉर्म है उसको कैसे हमने फिल करना है। तो ये ऑलरेडी मैं कंडीशंस आपको बता चुका हूँ, उससे आगे चलते हैं। तो चलते हैं हम, ये असेसी ने कैसे रिटर्न फाइल करनी है, कौन से कॉलम में क्या भरना है। यहाँ पर नेम आ जाएगा सबसे पहले, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। अगर असेसी फर्म है तो सिर्फ लास्ट नेम में भरना है। तो उसके बाद पैन आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद आधार नंबर आ जाएगा असेसी का अगर है तो। अगर असेसी ने का आधार नंबर नहीं है तो वो 28 डिजिट का आधार एनरोलमेंट ID आ जाएगी। स्टेटस आ जाएगा कि ये इंडिविजुअल है, HUF है या फर्म है। तो
ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि LLP के लिए ये फॉर्म अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा, जहाँ ऑफिस एड्रेस है अगर SSC का, तो वो यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2, 2 मोबाइल की ऑप्शन दी हुई है। ईमेल एड्रेस आ जाएगा 1 और 2। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, अगर SSC की इनकम जो है वो सैलरी जहाँ पेंशन इनकम भी है तो तब उसे यहाँ भरना होगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या पेंशनर या अदर या नॉट एप्लीकेबल, या फिर फैमिली पेंशन जो है एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपने जो रिटर्न फाइल करनी है वो कौन से सेक्शन में करनी है। अगर आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट है तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 आ जाएगा। अगर आफ्टर ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं 139 सब सेक्शन 4 आ जाएगा। अगर रिवाइज रिटर्न है तो 139 सब सेक्शन 5 आ जाएगा। अगर आप रिटर्न जो आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन B आ जाएगा। और अगर आपने ये रिटर्न जो फाइल की है ये किसी नोटिस के अंडर की हुई है तो यहाँ पर सेक्शन आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर जो रेलेवेंट सेक्शन भर देना है, कौन सा नोटिस आपको इशू हुआ है। और साथ में आपने अगर ये आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो रिवाइज या डिफेक्टिव है जो, तो उसकी ओरिजिनल ITR नंबर आपने यहाँ फाइल कर देनी है और साथ में डेट भी भर देनी है। और अगर आपने यहाँ पर जो आप रिटर्न भर रहे हैं वो किसी नोटिस के अंडर भर रहे हैं तो यहाँ पर नोटिस के सेक्शन में साथ में डिन नंबर दिया होगा, तो डिन नंबर यहाँ आपने भर देना है और डेट भी भर देनी है। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स regime अंडर सेक्शन 115 BASC। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने 115 BASC में रिटर्न न्यू टैक्स regime में भर रहे हैं तो यस करना है। तो इसका मैं ऑलरेडी डिटेल में पहले अपनी वीडियोस में काफ़ी बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यस करते हैं तो आपके न्यू टैक्स regime में आ जाएंगे, तो अगर आप नो करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स regime में हैं। तो इसमें न्यू में ये है कि एक तो परसेंटेजेस चेंज है, कम है, लेकिन इसमें कोई भी आप किसी तरह की डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं ले सकते। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो शेयर की हुई है काफ़ी डिटेल में। तो सबसे पहले ये आप ध्यान से देख लीजिए कि अगर आपको एक कंप्यूटेशन पहले से तैयार करनी होगी कि आप ओल्ड टैक्स regime में आपको बेनिफिट है कि न्यू में है। अगर आपने गलती से अगर ओल्ड में बेनिफिशियल थी तो आपने न्यू में भर दी है, या फिर इसका उल्ट भी हो सकता है कि अगर न्यू में बेनिफिशियल थी ओल्ड में भर दी है गलती से, तो आप इसको बाद में रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में तो यही रूल है, हो सकता है गवर्नमेंट इसमें रिलैक्सेशन आगे दे दे। तो इसलिए ये रिटर्न आप किसी प्रोफेशनल से ही भरवाएं, आप खुद कोशिश मत कीजिए क्योंकि इसका काफ़ी लॉस हो सकता है। अगर आप ये रिटर्न न्यू टैक्स regime में भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फर्निश डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IE अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट नंबर भी देना होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये उसी ने यहाँ पर क्लिक करना है यस। अगर SSC की जो ग्रॉस टोटल इनकम है अगर वो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उसने मैंडेटरी रिटर्न तो फाइल करनी है। ये प्रोविज़न उनके लिए है कि अगर SSC की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से नीचे नहीं है तो इस केस में उसको सिर्फ ये जो 3 प्रोविज़न दी गई हैं उसी में अगर वो आता है तो तभी उसको रिटर्न फाइल करनी होगी। तो उस केस में तभी उसको यहाँ पर यस करना होगा। अदरवाइज़ अगर उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से अबव है तो यहाँ पर यस करने की ज़रूरत नहीं है, इवन वो किसी भी कैटेगरी में आ रहा है तो यहाँ उसने नो करके रिटर्न फाइल आगे कर देनी है। तो इस केस में तभी हमने यस करना है जब उसकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है SSC की मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है।
तो इस केस में कंडीशन दी गई हैं। कौन सी कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर एसएससी ने 1 करोड़ से अबव एक या उससे ज़्यादा करंट अकाउंट में एग्रीगेट अमाउंट जो 1 करोड़ से अबव है वो डिपॉजिट कराया है, तब उसको यहाँ पर यस करना होगा और ये रिटर्न फाइल करनी होगी। दूसरी कंडीशन है हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। अगर आपने अपने ऊपर या फिर किसी और पर्सन पर बाहर जाने के लिए 2 लाख से अबव एग्रीगेट साल में एक्सपेंस इनकर्ड किया है, तो तब आपको यहाँ पर यस करना होगा और ये रिटर्न फाइल करनी होगी। और जो तीसरी कंडीशन है हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर एसएससी ने यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पर जो कंजम्पशन की है, अगर उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 1 लाख से ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर यस करना होगा। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल है तो तब भी एसएससी को रिटर्न फाइल करनी होगी। इवन उसकी जो रिटर्न है ग्रॉस टोटल इनकम जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट से नीचे है, तब भी उसको ये रिटर्न फाइल करनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। अगर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ये रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको यहाँ डिटेल देनी होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में हम देखते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम कैसे फाइंड होगी। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ हम पॉइंट जो B1 है वो नीचे आगे आ जाएगा, तो उसको हम अभी से देख लेते हैं कैसे हमने फाइल करना है। तो ये शेड्यूल BP है बिजनेस प्रोफेशन का, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कंपटीशन ऑफ प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। अगर 44 AD में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने नेम ऑफ बिजनेस देना है, बिजनेस कोड देना है और साथ में डिस्क्रिप्शन देनी है। और E1 में है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट। एसएससी की जो भी ग्रॉस टर्नओवर और जो ग्रॉस रिसीप्ट है वो उसने यहाँ मेंशन करनी है, लेकिन उसको यहाँ पर बाइफर्केशन देनी होगी कि थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और साथ में बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम रिसीव्ड और प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रिसीव्ड बिफोर स्पेसिफाइड डेट। अगर एसएससी ने जो अकाउंट पे चेक है, जहाँ अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट है, या फिर बैंक के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है और या फिर गवर्नमेंट ने जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स प्रोवाइड किए हुए हैं, उससे जो ग्रॉस टर्नओवर उसकी आ रही है उस मोड से, तो वो यहाँ पर आएगी। और एनी अदर मोड में यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें एनी अदर मोड में जैसे कैश है, कैश सेल की है तो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें जो 44 AD सेक्शन में यहाँ पर प्रेजेंटिव इनकम बताई गई है। अगर एसएससी ने जो सिर्फ एनी अदर मोड में है तो वो 8% जो उसकी आ रही है फिगर, और साथ में एनी अदर मोड के अलावा जो भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब किए गए हैं मोड, उससे जो इनकम है वो 6% है। इन दोनों का यहाँ पर आ गया ऑफ, उसका हमने निकालना है 6% ऑफ दिस अमाउंट एंड 8% ऑफ दिस अमाउंट और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्नड विच एवर इज हायर। जो भी फिगर यहाँ पर आएगी तो विच एवर इज हायर लेनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहाँ मानकर चलते हैं कि यहाँ पर जो फिगर आ रही है वो इस अमाउंट से 6% से नीचे है, तो हमने नीचे नहीं बल्कि मिनिमम अमाउंट 6% हमने लेना है। अगर एसएससी का जो अमाउंट है, जो उसकी जो टर्नओवर है, उसका जो प्रेजेंटिव इनकम आ रही है, अगर उससे ज़्यादा है तो हमने वो ज़्यादा फिगर ही लेनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने यहाँ पर 6% और 8% मिनिमम ले लेना है। उसने विच एवर इज़ हायर लेनी है, जो उसकी एक्चुअल आ रही है और जो इसकी जो प्रेजेंटिव इनकम है विच एवर इज़ हायर, दोनों में से हायर लेनी है।
तो नेक्स्ट यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा। इफ़ इनकम इज लेस देन द अबव परसेंटेज ऑफ ग्रॉस शिफ्ट इट इज़ मैंडेटरी टू हैव ए टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB एंड अदर ITR एज एप्लीकेबल हैज़ टू बी फाइल्ड। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये इनकम आप इस इतनी परसेंटेज से जो मेंशन की हुई है तो इससे नीचे आप नहीं शो कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी इनकम इस परसेंटेज से नीचे है तो आपको मैंडेटरी जो यहाँ पर टैक्स ऑडिट कराना होगा अंडर सेक्शन 44 AB, और साथ में रिटर्न का फॉर्म भी है जो वो ये वाला नहीं होगा। इंडिविजुअल के लिए जो HUF के लिए फॉर्म है वो 3 होगा और फर्म के लिए फॉर्म जो है वो 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटिंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 ADA। तो यहाँ हमने 44 AD डिस्कस किया था अभी। तो ADA में जो है ग्रॉस शिफ्ट है उसकी जो परसेंटेज दी गई है वो 50% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असेसी की जो इनकम है वो 50% से नीचे नहीं होनी चाहिए ग्रॉस शिफ्ट से। यहाँ पर ग्रॉस शिफ्ट मेंशन कर देनी है और 50% से जितनी फिगर आई है या फिर जो उसकी एक्चुअल है विच एवर इज़ हायर, यहाँ पर हायर फिगर ही लेनी है। अगर वो 50% से नीचे शो कर रहा है तब उसको अपने अकाउंट्स जो है अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको मैंडेटरी ऑडिट कराना होगा अंडर सेक्शन 44 ABA में, और जो रेलेवेंट फॉर्म है ITR के वो यहाँ भरने होंगे। तो नेक्स्ट है कि ITR 4 जो है वो 44 AF में अगर आपने ये इसको सिलेक्ट किया गया 44 AF में सेक्शन में, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये वही सिलेक्ट कर सकते हैं जो गुड्स कैरिज ऑन करते हैं। तो इसके लिए यानी कंडीशन थी कि वो 10 से ज़्यादा जो ट्रक हैं जो गुड्स कैरिज हैं वो ऑन नहीं होने चाहिए। तो इसमें कंडीशंस हैं, नेम ऑफ बिजनेस लिख दिया, बिजनेस कोड लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दी। फिर यहाँ पर आपने लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द गुड्स कैरिज। जो भी ट्रक या व्हीकल है आपका उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ मेंशन कर देना। वेदर ओन्ड, लीज्ड और हायर्ड, वो जो व्हीकल है वो ओन्ड है या लीज्ड है या हायर्ड है यहाँ पर लिख देना है। टनिंग कैपेसिटी ऑफ द गुड्स कैरिज इन एम्प्टी, यहाँ पर एम्प्टी में मीट्रिक टन में यहाँ पर आपको यहाँ टनिंग कैपेसिटी उसकी लिख देनी है। नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच गुड्स कैरिज वाज ओन्ड, लीज्ड, हायर्ड बाय असेसी, यहाँ पर कितने महीने उसने ओन किया तो यहाँ मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर उसने एक दिन भी ओन किया है मंथ का तब वो पूरे मंथ का लेगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उसने 1 जून को लिया है या फिर 16 जून को लिया है, तो यहाँ पर जून महीने के भी ओन को माना जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब कि उसने अप्रैल और मई में नहीं लिया था तो सिर्फ यहाँ पर 10 मंथ्स आ जाएंगे उस व्हीकल के लिए। तो अदर व्हीकल के लिए 12 फुल ईयर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर सेसी ने 10 से ज़्यादा ऑन नहीं होने चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पर इनकम कैसे फाइंड होगी। प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 A में इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं, तीनों में विच एवर इज़ हायर, जो भी हायर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें तीनों में से पहली कंडीशन है कंप्यूटेड एट द रेट ₹1000 पर टन। यहाँ पर आपने जो मीट्रिक टन है वो यहाँ पर टनिंग कैपेसिटी आपने देखी होगी, तो उसमें कंप्यूटेड एट द रेट ₹1000 पर टन पर मंथ से आपने जो मल्टीप्लाई कर देना। मीनिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर वो 12 मंथ्स है तो उसको आपने 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देना। इन केस टनेज एक्सीड 12 MT, अगर वो जो 12 MT से एक्सीड होगा तभी हमने ये वाला फार्मूला फॉलो करना है, और नहीं तो एल्स 7500 पर मंथ, 7500 पर मंथ से यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए 12 मंथ है तो यहाँ पर 12 मंथ से मल्टीप्लाई बाय 7500, तो ये सेकंड आ जाएगा। और जो थर्ड है और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्नड, जितना भी उसने एक्चुअली इनकम अर्न की है ये थर्ड पोर्शन आएगा। इन तीनों में से विच एवर इज हायर है वो हमने इनकम ले लेनी है। यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपने ये देखना है कि एट रो ऑप्शन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर द नंबर ऑफ व्हीकल शुड नॉट एक्सीड 10 व्हीकल।
सबसे इम्पोर्टेंट आपने ये देखना है कि जो असेसी के जो व्हीकल्स हैं किसी भी एक सिंगल डे में 365 दिन में से किसी भी एक दिन में 10 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, तभी आप जो अंडर सेक्शन 44 AE है उसमें रिटर्न ये फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम गुड्स कैरीज अंडर सेक्शन 44 AE आ जाएगी आपकी। यहाँ पर ये जो हमने अभी ये कैलकुलेशन की है अपने 5 पॉइंट पे, टोटल ऑफ इनकम 5, तो यहाँ पर आपके जितने भी मान लीजिए 7 व्हीकल है, 7 व्हीकल आ रहा है, तो 7 व्हीकल का टोटल आ रहा है यहाँ पर। तो टोटल इनकम जो है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। इफ़ द प्रॉफिट्स आर लोअर देन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44 AE और द नंबर ऑफ व्हीकल ओन्ड एट एनी टाइम exceed 10 देन ITR एज एप्लीकेबल हैज़ टू बी फाइल्ड। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपने जो ये अमाउंट कैलकुलेट होकर आया है, आप इससे नीचे इनकम शो नहीं कर सकते। अगर आपने नीचे इनकम शो करनी है तो आपको यहाँ पर अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको ऑडिट कराना होगा अंडर सेक्शन 44 AB में। और अगर असेसी के 10 से ज़्यादा व्हीकल हैं तो वो ITR 4 नहीं भरेगा, उसके लिए उसको ITR 3 ही, जहाँ अगर असेसी फर्म है तो ITR 5 भरनी होगी। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं कि सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर्स। जो भी हमने पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट दिया होगा वो यहाँ पर फिगर आ जाएगी। दिस इज़ टू बी फिल्ड अप ओनली बाय फर्म। फर्म के केस में ही ऐसा होगा। प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AE, तो E5 से E6 अगर हम लेस करते हैं तो ये प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AE में आ जाएगी। नेक्स्ट जो आपने इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड बिजनेस और प्रोफेशन में, जैसे 44 AD में 44 ADA और प्लस 44 AE, इन तीनों का टोटल आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा जो पूरा था ये हमने बिजनेस के लिए था। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। यही जो फिगर है आपकी, स्टार्टिंग में हम यहाँ से चले थे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पर ये फिगर आ जाएगी। नेक्स्ट है ग्रॉस सैलरी है, अगर एसएससी की कोई सैलरी भी साथ में है या उसकी पेंशन भी है तो यहाँ पर आ जाएगी सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी आ जाएगी। अलाउंसेस जो एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, अगर आपने ओल्ड रजीम में है तभी ये यहाँ पर आएगी। न्यू टैक्स रजीम में ये अलाउंसेस एग्जाम्प्ट नहीं होते, तो ये नेट सैलरी आ जाएगी। उसके बाद जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है और प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 अंडर सेसी ने PSDT में भी अपना टैक्स जो डिपॉजिट किया हुआ है वो यहाँ पर मेंशन कर सकता है। पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स अंडर सेसी पंजाब से है। तो इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरीज, तो यहाँ पर ये हमने नेट सैलरी से ये डिडक्शन लेस करके यहाँ फिगर जो है इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में आप देखिए कि यहाँ आपको मेंशन करना होगा प्रॉपर्टी लेट आउट है कि डीम टू बी लेट आउट है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर चलना होगा। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है तो ग्रॉस रेंट यहाँ पर आ जाएगा और टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटीज़ आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल म्यूनसिपल टैक्सेस पेड टू द लोकल अथॉरिटीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। एनुअल वैल्यू आ जाएगी 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये एनुअल वैल्यू की जो 30% है एग्जाम्पशन वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये यहाँ पर लेस हो जाएगी। तो उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी और इंटरेस्ट पेबल ऑन जो बोरोड कैपिटल है तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। ये आप ध्यान से देखिए कि अगर आपने एसएससी ने न्यू टैक्स रेजिम में यहाँ क्लिक किया हुआ है तो तब जो इंटरेस्ट पेबल ऑन जो बोरोड कैपिटल है वो यहाँ पर नहीं आएगी। तो बहुत से एसएससी बहुत से जो ये कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल क्या होता है। ये है कि जो भी आपने हाउसिंग लोन लिया है ये इंटरेस्ट अगर ड्यू हो गया, चाहे आपने पे किया हो या नहीं पे किया हो, तो ये फिगर पेबल है। इंटरेस्ट आपका कितना पेबल बनता था, हो सकता है एसएससी ने कुछ भी पेड ना किया हो लेकिन उसका पेबल बनाओ तब भी यहाँ पर फिगर आनी है। तो बहुत से यही कंफ्यूज रहते हैं कि अगर एसएससी ने पेड नहीं किया तो यहाँ कुछ नहीं आएगा,
आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर फिगर जो है इंटरेस्ट पेबल है। पेबल मीन्स अगर इंटरेस्ट ड्यू हो गया है तो यहाँ पर लेस हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम कंजम्पशन जो लिमिट है वो 2 लाख है, 2 लाख से अब नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट चलते हैं, एरियाज अनरियलाइज रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%। अगर कोई एरिया जो अनरियलाइज रेंट रिसीव हुआ है तो लेस 30% से यहाँ फिगर आ जाएगी। इनकम अंडर द हेड चार्जेबल हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आ जाएगी आपकी, ये एनुअल वैल्यू से लेस होती है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और एरियाज का जो ये फिगर आ जाएगी। तो आप देखिए कि जो फिगर है एनुअल वैल्यू से एनुअल ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेस होनी है और इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल भी लेस होना है। लेकिन जो ये अनरियलाइज रेंट है, ये इनकम है, ये फिगर ऐड हो रही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट है कि ये मैक्सिमम लॉस है जो हाउस प्रॉपर्टी का है। अगर आपने ओल्ड रजीम में है तभी यहाँ पर मैक्सिमम जो लिमिट है 2 लाख है, वही आएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में जो भी फिगर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, या फिर कोई आरडी या पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी इनकम है, अगर अदर इनकम है तब भी आ जाएगी। तो यहाँ पर साथ में डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 सब सेक्शन 2A वो भी लेस हो जाएगी। तो तीनों हेड का जो टोटल है, बिजनेस इनकम का, सैलरीज का और प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये तीनों हेड का टोटल जो है ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। अगर आपने कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेज हैं तो आप ये ITR 4 नहीं फाइल कर सकते, तब आपको आइदर ITR 3 के लिए या 5 के लिए जाना होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम कैसे फाइंड होनी है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर में एक कंडीशन थी कि जिन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कोई भी टैक्स सेविंग नहीं की थी, तो उन केस में ड्यू टू कोविड उनको जो 4 महीने का एक्स्ट्रा एक पीरियड दिया गया था कि वो इसमें भी अपनी जो टैक्स सेविंग है वो कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने इस पीरियड में टैक्स सेविंग की है और उसका बेनिफिट जो लास्ट ईयर में ले लिया, असेसमेंट ईयर 2021 में ले लिया था, तो वो यहाँ पर डबल बेनिफिट नहीं ले सकते। तो जिन्होंने नहीं लिया था वो तो ले सकते हैं, जिन्होंने बेनिफिट असेसमेंट ईयर 2021 में नहीं डाला था, मीनिंग ये है कि इन 4 मंथ में अगर उन्होंने बेनिफिट लिया था तो अब वो बेनिफिट नहीं ले सकते, या फिर जिन्होंने नहीं लिया था वो अब बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें पूरे साल की जो टैक्स सेविंग की हुई है तो यहाँ पर आ जाएगी, डिफरेंट सेक्शन दिए हुए हैं, उसमें आपने भर देना है। उसके बाद टोटल जो डिडक्शन, यहाँ पर टोटल डिडक्शन आ जाएगी, जो ये मेंशन किए हुए हैं सेक्शन, उनका टोटल आ जाएगा। टैक्सेबल टोटल इनकम आ जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन लेस करते हैं तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट है टैक्स कंपटीशन एंड टैक्स स्टेटस। अब आपका जो टैक्स का स्टेटस क्या है, टैक्स कंपटीशन क्या है, उसमें टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, जो भी टोटल इनकम से आ जाएगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A आएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपने सारी जो इन्फॉर्मेशन है टैक्सेस की वो डाल देनी है, TDS कितना है, TCS कितना है, 234A BC एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इनकी जो डिटेल्स हैं वो नीचे हैं, यहाँ पर फिगर ऑटोमेटिक यहाँ बनकर आ जाएगी। तो आखिर में अगर आपका यहाँ पर आइदर या तो रिफंड बनता होगा या फिर आपका टैक्स बनता होगा। अगर आपका टैक्स बनता है तो आप उसको टैक्स को जमा करा के आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, और अगर रिफंड बनता है तो उसको आपने क्लेम कर लेना है। यहाँ पर एग्जाम्प्ट इनकम भी आएगी ओनली फॉर द रिपोर्टिंग पर्पज़। यहाँ पर आपने देखा होगा, इफ़ एग्रीकल्चरल इनकम इज़ मोर देन 5,000 देन यूज़ आइदर 3 और 5। तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट इनकम आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कि एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से नीचे है वो आ जाएगी, PPF का इंटरेस्ट आ जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जितनी भी एग्जाम्प्ट इनकम है वो यहाँ मेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपने यहाँ पर डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट। आपने अपने बैंक में जितने भी अकाउंट्स हैं ड्यूरिंग द ईयर आपके जो चल रहे हैं
डॉर्मेंट अकाउंट आपने नहीं लेने हैं, तो वो आपने सभी मेंशन कर देने हैं। उनमें से मिनिमम 8 तो आपने सेलेक्ट करना है रिफ़ंड के लिए। आप 8 से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कई बार कोई अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं किया होता, तो ऑटोमेटिक उनका जो दूसरा अकाउंट है जिन पर हमने जो सिलेक्ट किया होता है अकाउंट फॉर रिफ़ंड क्रेडिट, अगर हमने टिक मारी हुई है दूसरे पर भी, तो ऑटोमेटिक फर्स्ट से हटकर वो दूसरे में भी रिफ़ंड आ सकता है। इसलिए अगर आपके 8 से ज़्यादा अकाउंट हैं तो यहाँ पर आप 8 से ज़्यादा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं रिफ़ंड में। कई बार ये अकाउंट में परेशानी आ जाती है, तो इसको आपको अकाउंट को प्री वैलिडेटर तो ज़रूर करना होगा, उसके बिना आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। तो इसमें कंडीशंस है कि आपने साथ में ये भी देखना है कि जो आपके बैंक अकाउंट में नेम है वो सेम एज इट इज़ पैन में भी वही नंबर वही नेम हो। कोई भी अगर नेम में मिस्टेक आ गई तो आपका रिफ़ंड जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा, उसमें देरी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। हमने ये वाला पोर्शन ऑलरेडी कर लिया है, तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक हमने किया था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। हमने अभी सिर्फ यहाँ तक डिटेल की थी, उसके आगे की जो डिटेल है अभी और भी डिटेल है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। तो उन्होंने क्या क्या डिटेल देनी है। अगर असेसी का जीएसटी नंबर है तो वो यहाँ जीएसटी नंबर भरेगा। असेसी की जो जीएसटी रिटर्न में उसने आउटवर्ड सप्लाईज दी हुई है, एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एज पर जीएसटी रिटर्न फाइल्ड। अगर असेसी का जीएसटी नंबर है और उसने जीएसटी रिटर्न अपनी पूरे सारे साल की फाइल की हुई है, तो उसमें जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज एनुअल वैल्यू उसकी है वो यहाँ मेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर हम ये देते हैं कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर वो आपने मेंशन कर देना है। तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, पार्टनर्स या मेंबर्स ओन कैपिटल, उनकी कैपिटल आ जाएगी, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, एडवांसेस है, सन्ड्री क्रेडिटर, अदर लायबिलिटी है, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज है, फिक्स एसेट है, इन्वेंट्री है, सन्ड्री डेटर, बैलेंस विद बैंक्स, कैश इन हैंड, लोन एडवांस, अदर एसेट, तो टोटल एसेट। यहाँ पर आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है कि अपना जो E17 है टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी, उसका टोटल जो है टोटल एसेट के साथ मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है तो हो सकता है आपको नोटिस भी आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं कि हम जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल IT डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, उसका BSL कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चलान और टैक्स पेड अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर TCS डिटेल है SSC की तो वो यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट है उसके बाद कि अगर TDS डिटेल है SSC की फ्रॉम सैलरी यानी फॉर्म 16 से यहाँ पर उसके एम्प्लॉयर ने इशू किया होगा तो यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी। तो उसके बाद है कि नेक्स्ट अगर आपका 16A फॉर्म से या 16C या 16D से TDS जो डिडक्ट किया हुआ है तो उसकी डिटेल भी आ जाएगी। तो ये आपको सेक्शन पता होने चाहिए कि इन सेक्शन में कौन कौन से TDS वगैरह आ जाते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। TCS में यहाँ पर टेस्ट कलेक्शन अकाउंट नंबर आएगा, नेम ऑफ द कलेक्टर आएगा, उसका SSC का जिसने TCS जो डिडक्ट किया उसका नाम क्या है, डिटेल ऑफ अमाउंट पेड एज मेंशन इन फॉर्म 26A। में ये फिगर्स ऑलरेडी भरी हुई आएंगी आपकी, तो ये भी फिगर्स हैं ऑलरेडी जो भरी हुई आएंगी। सैलरी की डिटेल जो फॉर्म 16 में आपको जो फॉर्म 16 मिला होगा एम्प्लॉयर से, उसकी जो ये फिगर्स हैं ऑलरेडी फिल्ड होंगी। ये जो डिटेल है आपकी डिटेल ऑफ टेस्ट डिटेल्स ऑन इनकम अदर देन सैलरी 16A या 16C या 16D से, तो ये डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। इसमें क्या है, टैन ऑफ द डायरेक्टर या पैन या आधार नंबर ऑफ द टेनेंट, अनक्लेम्ड TDS ब्रॉड फॉरवर्ड। अगर हमने कोई पिछले साल में जो अनक्लेम TDS है उसको अगर हमने कैरी फॉरवर्ड उस समय किया होगा तो ये यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाएगा। TDS ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर में जितना भी TDS डिडक्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा। TDS क्रेडिट बीइंग क्लेम्ड दिस ईयर आप अपना TDS कितना क्लेम कर रहे हैं तो ये फिगर आ जाएगी। ओनली इफ कॉरेस्पॉन्डिंग रिसीप्ट इज बीइंग ऑफर्ड
for tax this year not applicable if TDS is deducted under section 194N. Corresponding receipt जो withdrawal offered है वो यहाँ पर आ जाएगी कि आपने जो जितना आपका बनता था और जितना आपने क्लेम किया उससे जो लेस फिगर है, तो जितनी आपने जो फिगर है कैरी फॉरवर्ड की है तो ये नेट फिगर आ जाएगी कैरी फॉरवर्ड। इसको आप नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रॉस अमाउंट भी देना होगा, ग्रॉस अमाउंट भी मेंशन करना होगा और साथ में हेड ऑफ इनकम भी देना होगा कि ये जो TDS जो आपका डिडक्ट हो रहा है वह कौन से हेड में है, आप उसको कौन से हेड में लेके जा रहे हैं। जो भी TDS डिडक्ट है जिस हेड की वो इनकम होगी वहाँ पर आपको यहाँ पर वो हेड भी मेंशन करना होगा। उसके बाद ये SSC का नाम आ जाएगा, उसके फादर का नेम आ जाएगा और उसका पैन नंबर आ जाएगा। तो अगर आपने ये TRP से भरी हुई है तो TRP की डिटेल आ जाएगी। तो ये था ITR 4 के बारे में। अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है इसको हमने कैसे JSON फाइल में बनाना है और उसको अपलोड करना है वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक्स अगेन। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें हम इसी रिटर्न को ITR 4 को हम कैसे JSON फाइल में कॉलम वाइज एक पॉइंट पे बिल्कुल जो लाइव डेमो है वो हम देंगे, कैसे आपने रिटर्न फाइल करनी है स्टेप बाय स्टेप बिना किसी सॉफ्टवेयर के हेल्प से। यानी बिल्कुल आपने इनकम टैक्स की साइट पे जाना है, वहाँ पर आपने यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है और कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट को भरना है तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स अगेन। आपने ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद